क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में आप मिलाएंगे? जैसे कि प्राप्त मिश्रण को अगर हम 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ प्राप्त हो, तो मिक्सर एंड एलिगेशन को जब हम लगाते हैं तो एक रूल होता है उसका, या तो सभी आपके सीपी दिए होने चाहिए या फिर आपके सभी एसपी दिए होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर ये मिक्सर का जो एसपी दे रखा है तो इसको हमें सीपी निकालना पड़ेगा मिक्सर का। तो 120% बराबर है किसके? 320 के। तो 100% बराबर कैसे हो जाएगा भाई? 320 बटे 120 और मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 4 8 32 80 और ये 4 3 12, तो ये कितना हो गया? 800/3। ठीक है, 800/3 आ चुका है मिक्सर का सीपी। तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए 180 तो आपका ये हो गया और 280 वाली चाय ये हो गई, और मिक्सर की जो प्राइस है वो 800/3 है। अब इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए सभी जगह पर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 3 हट जाएगा आपका यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? 18 3 54, ये हो गया आपका 540, ये हो गया 28 3 84 840, ये आपका हो गया 800। दैट्स इट। इससे हटा दो तो ये 840 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। और ये 800 में से 500 चला जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए ये 540 और 60 कितना हो जाएगा? 600। 60 ये 200, ये 260। जीरो से जीरो ला दो, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2:13। डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, 10-50 कीमत को 20% घटा दिया गया, फिर 10% को बढ़ा दिया गया। कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है? सारा पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो हम वस्तु की कीमत सीधी 100 मान लेते हैं और रेशियो में इधर लगाते थे कि ये जो बड़ी वाली वृद्धि है 100 था, पहले क्या करें? 25% की वृद्धि हुई तो मतलब कितना हो गया? 125/100। फिर क्या हुआ? आपने 20% घटा दी तो 80/100 हो गई। फिर आपने 10% बढ़ा दिया तो 110/100 हो गई। 100 से 100 उड़ा दो, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया? 110। तो वस्तु की जो कीमत थी 100 से कितनी हो चुकी है? 10, 110। तो यहाँ वृद्धि कितने की हुई? 10 की। कितने पर? 100 पर। तो अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया? 10%। तो फाइनली जो वृद्धि हुई वस्तु की कीमत में वो 10% की हुई। यहां से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया? सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी दोनों कार्य एक साथ कर सकते हो, एक ही कार्य को एक ही जितने दिनों में ए करता है उतने दिनों में बी कर सकता हो, तो उनकी इफिशियंसी आप 1 मान सकते हो। टोटल जो काम है वो दिन को मान सकते हो। तो यहाँ पर टोटल वर्क आप मान लेंगे 75, और ए की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, बी की इफिशियंसी भी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। अब क्या हुआ? बी ने शेष कार्य 23 दिनों में पूरा किया, मतलब बी ने एक की इफिशियंसी से 23 दिनों में कार्य किया। तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना था आपका? टोटल वर्क था 75। तो 75 में से 23 को हटा दो, कितना बचेगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये जो 52 जो कार्य है वो ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया होगा जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं था। तो 52 कार्य को ए की इफिशियंसी भी 1 है, बी की भी 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2। तो मतलब उन्होंने 26 दिनों तक एक साथ कार्य किया कार्य छोड़ने से पहले। उसके बाद बी ने शेष कार्य अकेले किया। सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर सी चला गया और बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, ये हमें बेसिकली बताना है। तो सी देखिए काम करता है 18 दिनों में और बी काम को कर सकता है 24 दिनों में। तो ऐसा कार्य जो दोनों कर सकते हो, तो ऐसा कार्य हो जाएगा आपका 72। यहाँ से आपकी सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 18 चौको 72, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। ये इनकी एक दिन की इफिशियंसी है। ठीक है। अब क्या हुआ? उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो ए प्लस बी, सी प्लस बी ने 8 दिनों में कितना काम किया होगा भाई? सी की इफिशियंसी 4, तो 7 28 कितना हो जाएगा? 56। तो उन्होंने 56 कार्य कर लिया 72 में से। बचा कितना? 12 में से 6 गया 6, 7 में से 16। तो अभी जो 16 कार्य जो बचा हुआ है इसको कौन करेगा? बी शेष कार्य को अकेले करता है। तो बी की इफिशियंसी कितनी? 3। तो कितने को लेगा? 3 5 15, 1 सही 3 डेज, 5 सही बटे 3 दिनों में। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि जो थी वो 96 रुपये थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और
परिणाम स्वरूप 6 छात्रों को 4 अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर आप बेसिक से करोगे, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ए ऑप्शन को पिक करते हैं। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से क्या है, यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, मतलब जो छात्र यात्रा में गए या जाने वाले थे उसकी बात नहीं हो रही, जो छात्रा में गए। तो हम मान लेते कि 8 छात्र गए और यहाँ पर आपको 96 रुपये देना है। तो हम कितने का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें जिससे कि 96 आ जाए, तो 12। तो मतलब 8 छात्रों ने प्रत्येक ने 12 रुपये दिए, तो यहाँ पर 96 आ गया। लेकिन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो इसका जब पहले वाली कंडीशन थी उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये तो अभी वाली बात होगी। पहले क्या होना था, पहले ये जो 4 छात्र नहीं गए थे ना, तो 8 की जगह कितने जाने थे, 12। और यहाँ पर प्रत्येक छात्र ने जो 4 रुपये अतिरिक्त दिए हैं वो कितने देने थे, 8। तो यहाँ पर 12 × 96, दैट्स इट। तो हमारा आंसर तो ए वाले ऑप्शन से मैच कर गया है। लेकिन बाकी क्यों नहीं होंगे, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना है तो मैं आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करवाता हूँ। तो देखिए 10 में ऐसी किसी भी संख्या का गुणा करा दो जिससे कि 96 आ जाए, हो ही नहीं है तो भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। सी वाले ऑप्शन क्या कह रहा है कि अभी आपके 12 छात्र गए, उन्होंने 8 रुपये प्रत्येक ने दिए, तो 96 हो गए। लेकिन पहले क्या होना था, यही छात्र 16 होते और प्रत्येक छात्र 4 रुपये देता, तो कितना हो जाता भाई, 16 चौको 64। तो फुलफिल तो नहीं हो रही है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। अब डी देख लेते हैं। डी में क्या वो रखा है, 6 छात्र गए जिन्होंने 16 रुपये प्रत्येक ने दिए, तो 96 हो गए। लेकिन पहले क्या होना था, यही छात्र आपके 10 हो जाते और 10 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कराओ तो 96 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।